अतीत के महान युद्धों की चर्चा में अक्सर उस मोड़ का जिक्र होता है जहां युद्ध जीता या हारा गया। स्टालिनग्राद, हेस्टिंग्स और मिडवे कुछ ऐसे ही क्षण हैं जहां हालात बदल गए और इस तरह उनके अपने संघर्षों का परिणाम भी बदल गया। आज का एपिसोड विश्व इतिहास के बड़े और अहम मोड़ गेटिसबर्ग की लड़ाई पर केंद्रित है। यह 3 दिन की लड़ाई अमेरिकी गृहयुद्ध में हुई थी, जिसमें यूनियन उत्तरी राज्यों और कॉन्फेडरेट आर्मी दक्षिणी राज्यों का नेतृत्व कर रही थी। 1 जुलाई से 3 जुलाई 1863 के बीच दोनों पक्षों के हजारों सैनिकों ने पेंसिल्वेनिया राज्य के गेटिसबर्ग नगर और कस्बे में एक खूनी और रणनीतिक लड़ाई लड़ी। इस भीषण हमले के परिणाम स्वरूप कॉन्फेडरेसी के एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के इरादे का अंत हो गया। मेजर जनरल जॉर्ज मीड के नेतृत्व में यूनियन ने जनरल रॉबर्ट ई ली की सेना को हराया, उन्हें पीछे हटने और अंततः आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे साथ जुड़िए जब हम उन 3 उन्मादी दिनों के पहले और दौरान घटी घटनाओं की जांच करते हैं जिसने अमेरिका और दुनिया को बदल दिया। वॉर्स ऑन ऑफ द वर्ल्ड में स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं पेंसिल्वेनिया के कुख्यात संघर्ष से पहले युद्ध किस चरण में था। 30 अप्रैल से 6 मई तक जनरल रॉबर्ट ई ली ने गेटिसबर्ग पर ध्यान देने से पहले चांसलर्सविल और शेनांडोआ घाटी में बड़ी सैन्य उपलब्धियों का जश्न मनाया। यह जनरल का उत्तरी राज्यों में घुसने का दूसरा प्रयास था। पहला हमला एंटिएटम पर पिछले साल खत्म हुआ। ली ने 72,000 सैनिकों को आत्मविश्वासी अभियान का लाभ उठाने और थॉमस जे स्टोनवॉल जैक्सन की मौत का बदला लेने के लिए प्रेरित किया। 3 कोर सैनिकों को इकट्ठा किया गया और प्रथम, द्वितीय व तृतीय कोर की कमान क्रमशः लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स लॉन्गस्ट्रीट, रिचर्ड एस ईवेल, ए पी हिल ने संभाली। चांसलर्सविल में हार के बाद राष्ट्रपति लिंकन ने पोटोमैक सेना के कमांडर जोसेफ हुकर को हटाकर मेजर जनरल जॉर्ज गॉर्डन मीड को नियुक्त किया। मीड ने बिना समय गंवाए अपनी सेना को कॉन्फेडरेट सेना से लड़ने का आदेश दिया, जो दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में बढ़ रही थी। 29 जून को रॉबर्ट ली ने गेटिसबर्ग से 13 किमी दूर कैशटाउन में सेनाएं जुटाने का आदेश दिया। अगले दिन हिल की तृतीय कोर, जिसकी अगुवाई ब्रिगेडियर जनरल जे जॉनस्टन पेटिग्रू कर रहे थे, खुद शहर में दाखिल हुई। उन्होंने यूनियन घुड़सवार सैनिकों को मेजर जनरल जॉन ब्यूफोर्ड के नेतृत्व में आते देखा। पेटिग्रू रिपोर्ट देने और आगे की योजना के लिए कैशटाउन लौटे। हालांकि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने शुरू में सैनिकों की जमावट को कम करके आंका, हिल ने खुद पर जिम्मेदारी लेते हुए और ली के आदेशों के खिलाफ तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक और अधिक कॉन्फेडरेट सैनिक नहीं आ जाते। उन्होंने उत्तरी सेना की निगरानी को टोही दल भेजा। करीब 5 बजे सुबह 1 जुलाई 1863 को जनरल हेनरी हेथ की डिवीजन की 2 ब्रिगेड्स गेटिसबर्ग पहुंची। इसी दौरान ली ने लेफ्टिनेंट जनरल इवेल को सेमेट्री हिल पर हमला करने को कहा, पर यूनियन सैनिकों की मजबूती के कारण आदेश नहीं माना गया। इस रिज को, जिसे लिटिल राउंड टॉप भी कहा जाता है, विनफील्ड स्कॉट हैनकॉक के नेतृत्व में अच्छी तरह से सुरक्षित किया गया था। फिर भी जब हेस का डिवीजन चैम्बर्सबर्ग पाइक के साथ पूर्व की ओर बढ़ता रहा और लगभग सुबह 7:30 बजे ब्रिगेड का यूनियन कैवेलरी के साथ एक छोटी झड़प हो गई। दोपहर से पहले कॉन्फेडरेट ब्रिगेड ने मैकफर्सन रिज की ओर बढ़ते हुए मेजर जनरल जॉन एफ रेनॉल्ड्स के प्रतिरोध का सामना किया। अपनी रक्षा रणनीति तैयार करने के बावजूद रेनॉल्ड्स को क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत में ही गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मेजर जनरल एबनर डबलडे ने कमान संभाली। उसी समय ब्रिगेडियर जनरल पेटिग्रू की ब्रिगेड ने
19वीं इंडियाना के पास मोर्चा संभालकर आयरन ब्रिगेड को पीछे हटा दिया। 26वीं नॉर्दर्न कैरोलिना रेजिमेंट को भारी नुकसान हुआ, लेकिन आयरन ब्रिगेड ब्लैक हैट्स को धीरे धीरे जंगल से सेमिनरी रिज की ओर खदेड़ दिया गया। जैसे ही गति फिर से कॉन्फेडरेट्स के पक्ष में आई, लेफ्टिनेंट जनरल हिल को मेजर जनरल विलियम डोर्सी पेंडर के डिवीजन का समर्थन मिलकर उन्होंने यूनियन की पहली कोर को पीछे धकेला। इलाके के पश्चिम में लड़ाई तेज हो रही थी, क्योंकि इवेल की दूसरी कोर की 2 डिवीजन कार्लिसल और हैरिसबर्ग रोड से गेटिसबर्ग की ओर दक्षिण बढ़ रही थीं। इसी बीच मेजर जनरल ओलिवरो हावर्ड की अगुवाई वाली यूनियन की 11वीं कोर को बाल्टीमोर पाइक और टॉनी टाउन रोड पर उत्तर भेजा गया, करीब दोपहर 2 बजे। दूसरी कोर की डिवीजनों ने शहर के उत्तरी हिस्सों में यूनियन की पहली और 11वीं कोर की पोजीशनों को घेरने में कामयाबी हासिल की। कर्नल एडवर्ड ए ओनील और ब्रिगेडियर जनरल अल्फ्रेड आइवरसन की ब्रिगेडों को भारी नुकसान हुआ। ब्रिगेडियर जनरल फ्रांसिस बार्लो, एक यूनियन वकील और राजनेता, ने अपनी 11वीं कोर की टुकड़ियों को ब्लोचर की नोल की ओर बढ़ने का आदेश दिया, ताकि वे ओक हिल पर रोड्स की डिवीजन का सामना कर सकें। दुर्भाग्यवश अब बार्लो की नोल कहलाने वाला क्षेत्र जनरल जुबल अर्ली द्वारा पूरी तरह घेर लिया गया और बार्लो के सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही जनरल भी इस प्रक्रिया में घायल हो गए। दोपहर बढ़ते ही कॉन्फेडरेट ब्रिगेडें गेटिसबर्ग के उत्तर और पश्चिम से यूनियन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ती दिखी। मेजर हॉवर्ड ने अनिच्छा से सैनिकों को दक्षिण में सेमेट्री हिल और ऊंचाई पर पीछे हटने का आदेश दिया, ताकि वे ब्रिगेडियर जनरल एडोल्फ वॉन स्टीनवियर की टीम से मिल सकें। रेनॉल्ड्स की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण खबर और लगातार हो रहे नुकसान की जानकारी मिलने पर मेजर जनरल मीड ने अपने विश्वसनीय मित्र और साथी मेजर जनरल विनफील्ड एस हैनकॉक को युद्ध क्षेत्र की कमान सौंप दी। हैनकॉक ने गेटिसबर्ग को संघीय सेना के लिए निर्णायक और अहम युद्ध क्षेत्र माना। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे मजबूत स्थिति है जिस पर मैंने कभी भी युद्ध लड़ने के लिए देखा है। मैं इसे युद्ध भूमि के रूप में चुनता हूं। संघर्ष के पहले दिन सैन्य अनुभव न होने पर भी हैनकॉक का रवैया, संकल्प और आदमियों पर विश्वास प्रेरणादायक था। यूनियन सैनिक गेटिसबर्ग की लड़ाई के दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे थे। पहले दिन के बाद मीड की सेना के 22,000 और ली की सेना के 27,000 सैनिक लड़ चुके थे, मर चुके थे और कई तरह से थक चुके थे। दूसरा दिन उनके सामने था। संघीय रक्षात्मक पंक्तियां मछली के कांटे जैसे आकार में दोबारा बनाई गईं, ताकि दक्षिणी सेनाओं का दबाव रोका जा सके। जनरल ली ने बाएं हिस्से में लिटिल राउंड टॉप, व्हीटफील्ड, डेविल्स डेन, पीच ऑर्चर्ड और दाहिने हिस्से में कल्प्स हिल, सेमेट्री हिल पर हमला करने का आदेश दिया। संघीय सेनाओं ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी पंक्ति को बनाए रखा और भारी नुकसान के बावजूद अपने कॉन्फेडरेट दुश्मनों पर एक छोटी जीत हासिल करने में सफल रहीं। अब समय बर्बाद करने का सवाल नहीं था, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में हिंसा बढ़ गई थी। जहां बाएं मोर्चे पर ली ने इवेल को फिर से निर्देश दिया कि वह अपनी दूसरी कोर को कल्प्स हिल और सेमेट्री हिल पर एक बड़ा हमला शुरू करने के लिए तैनात करे। संघ की प्रतिरोध की जानकारी से मीड के सैनिक बाईं ओर असुरक्षित रह गए और कॉन्फेडरेट लाइनों में भ्रम व गलत संचार उजागर हुआ। नॉर्दर्न वर्जीनिया की सेना के कैवेलरी प्रमुख जेब स्टुअर्ट अक्सर युद्ध क्षेत्र से अनुपस्थित रहे। ली ने कहा कि यह उथल पुथल ठीक हो गई थी और उन्होंने अपने फैसलों से मीड के सैनिकों को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज किया, और यह कि रास्ते में छोटे छोटे ट्रेनों को पकड़ने के कारण उनके सैनिकों को पहले से तय किए गए बचाव मार्ग तक पहुंचने से रोक दिया गया। दोनों पक्ष दोपहर भर समन्वित हमलों और सैन्य लाइनों के पुनर्गठन से स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते रहे। गेटिसबर्ग में जनरल लॉन्गस्ट्रीट के बाएं डिवीजन मेजर जनरल लाफायट मैक्लॉज के तहत आगे बढ़े और मेजर जनरल डैनियल सिकल्स की तृतीय कोर से आमना सामना हुआ। सिकल्स ने आदेश न मानते हुए सैनिकों को दूसरी जगह भेजने से मना किया और पश्चिम की ओर जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें वहां बेहतर ऊंचाई और सुरक्षा लगी। पीच ऑर्चर्ड
एमिट्सबर्ग रोड के उत्तर पूर्व में था। हालांकि ब्रिगेडियर जनरल एंड्रयू ए हम्फ्रीज और मेजर जनरल डेविड बी बर्नी के डिवीजनों पर कॉन्फेडरेट्स ने तेज हमला कर दिया। लगभग 3 बजे दोपहर मीड को विकल्प न होने पर पूरा वी कोर समेत 20,000 सैनिक भेजने पड़े। ब्रिगेडियर जनरल जॉन सी कोवेल के द्वितीय कोर की डिवीजन, अधिकांश 12वें कोर और 6ठे कोर के हिस्से, मैक्लो की तोपखाने ने पीच ऑर्चर्ड में तृतीय कोर पर कई हमले किए, जहां सिकल्स गोले से घायल होकर टांग खो बैठे। नई आत्मविश्वास से भरे हुए वे प्लम रन वैली की ओर बढ़े, जिसे डेथ वैली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उन्हें वी कोर की पेंसिल्वेनिया रिजर्व्स डिवीजन ने पीछे धकेल दिया, जो चुपचाप लिटिल राउंड टॉप से नीचे आ गए थे। काउल की दूसरी डिवीजन कॉन्फेडरेट के हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। जीत का सिलसिला जारी रहा। हालांकि वे बिना लड़े नहीं हारे, क्योंकि जनरल रिचर्ड एच एंडरसन की डिवीजन मैक्लो के बाएं विंग को मजबूत करने के बावजूद आखिरी जंग नहीं झेल पाई। पहली मिनेसोटा रेजिमेंट का बायोनेट चार्ज, जो लिटिल राउंड टॉप युद्ध क्षेत्र में अहम था, ब्रिगेडियर जनरल गवर्नर के वॉरेन ने 13वीं पेंसिल्वेनिया वॉलंटियर इन्फेंट्री के कर्नल स्ट्रॉन्ग विंसेंट और 140वीं न्यूयॉर्क को तैनात किया। उन्होंने मैदान में पकड़ मजबूत करने को यह किया। गेटिसबर्ग के सभी क्षेत्रों जैसे व्हीटफील्ड और डेविल्स डेन में लड़ाई हुई। विंसेंट की ब्रिगेड ने कॉन्फेडरेट डिवीजनों के हमले रोक दिए। लिटिल राउंड टॉप की रक्षा 20वीं रेजिमेंट के कर्नल जोशुआ एल चैम्बरलेन और लेफ्टिनेंट होलमैन एस मेल्चर के साहसी बायोनेट चार्ज से पूरी हुई, जिससे स्टेशन पर जीत मिली। चैम्बरलेन को इस रक्षात्मक लड़ाई के लिए मेडल ऑफ ऑनर मिला, जो गेटिसबर्ग की लड़ाई के दूसरे दिन का बड़ा मोड़ था। संघीय सेना की इस उपलब्धि से लेफ्टिनेंट जनरल इवेल नाराज हुए और उन्होंने दुश्मन को नष्ट करने की उम्मीद में 2 घंटे तक भारी गोलाबारी का आदेश दिया। दुर्भाग्यवश इससे संघीय रक्षा पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और लड़ाई जारी रही। इसी दौरान कल्प्स हिल पर कॉन्फेडरेट जनरल एडवर्ड जॉनसन का डिवीजन रॉक क्रीक पार कर संघीय सेना पर हमला करने बढ़ा। शुरुआत में वहां 12वीं कोर और न्यूयॉर्क की एक छोटी ब्रिगेड थी, जिसकी कमान ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज एस ग्रीन के पास थी। बाद में 12वीं कोर को बाएं मोर्चे पर भेजा गया, जिससे कल्प्स हिल का निचला हिस्सा कमजोर हो गया। ग्रीन के सैनिकों को 1वीं और 1वीं कोर की मदद मिली, जिससे वे आसपास के कॉन्फेडरेट्स से लड़ सके। इसी तरह जनरल जुबल अर्ली ने सोचा कि वह सेमेट्री हिल पर 11वीं कोर की यूनियन सेना को चकमा देकर हरा सकता है। उसने हैरिटी, हेज ऑफ आइजकी, एवरी की ब्रिगेड्स को आदेश दिए कि वे कर्नल एंड्रयूवेल, हैरिस की 2वीं ब्रिगेड एकविन डिवीजन 11वीं कोर की रक्षा पंक्तियां व मोर्चे तोड़ दे। हमले में हैरिस ने आधे सैनिक खो दिए और भारी नुकसान हुआ। फिर भी यूनियन डिवीजन पीछे नहीं हटे और अपनी पूरी ताकत से पलटवार करते रहे। एवरी घायल हो गए और हेयस को सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि कॉन्फेडरेट समर्थन जल्द नहीं मिल रहा था। बताया गया कि रॉबर्ट ई रोड्स का डिवीजन मदद करेगा, लेकिन गलतफहमी और तैयारी की कमी के कारण वे समय पर सेमेट्री हिल नहीं पहुंच सके ताकि अपने हमले को मजबूत कर सके। लड़ाई के दूसरे दिन के अंत तक यूनियन सेना का पलड़ा भारी था, क्योंकि अर्ली के सैनिक पीछे हट गए। दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ। दोनों पक्षों में लगभग 9,000 मौतें हुईं और कुल मरने वालों की संख्या 35,000 तक पहुंच गई। और इस तरह 2 दिनों तक रणनीति बनाने, भारी नुकसान उठाने और दोनों सेनाओं के बीच बारी बारी से जीत हासिल करने के बाद तीसरा और अंतिम दिन उनके सामने आने वाला था, जहां जीत और अमेरिकी गृह युद्ध में सफल होना पहले से ज्यादा अहम हो गया था। सुबह आई जब दोनों पक्ष कोल्पिस हिल पर 7 घंटे तक चली भीषण लड़ाई से जूझ रहे थे, जहां जनरल ली की कॉन्फेडरेट सेना पीछे हट रही और यूनियन सैनिक अपनी स्थिति फिर से मजबूत कर रहे थे। ली ने एक नई योजना बनाई। यूनियन के खिलाफ 3 अलग अलग डिवीजनों की तैनाती। सेंटर पर सेमेट्री हिल का नेतृत्व कोरिया आर्मी ऑफिसर
अब मेजर जनरल जॉर्ज एडवर्ड पिकेट कर रहे थे, जिनका नाम युद्ध के तीसरे दिन से जुड़ गया। लगभग 15,000 सैनिक दुश्मन की स्थिति की ओर बढ़े, खुले मैदानों और उजागर इलाकों को पार करते हुए एक खतरनाक और हताशा भरी हमले की योजना के तहत जैसे ही सैनिक मैदानों में आगे बढ़े, ली ने लॉन्गस्ट्रीट को पिकेट की डिवीजन और 6 अन्य ब्रिगेडों के साथ यूनियन की द्वितीय कोर पर हमला करने का आदेश दिया। रिज के दाईं ओर से स्थिति ली गई। लगभग 3 बजे, जिसे बाद में पिकेट का चार्ज कहा गया, शुरू हुआ। इससे पहले कि तोपखाने की बमबारी की शुरुआत संघीय सेना द्वारा 150 से 170 तोपों की बौछार के साथ यूनियन सेना की स्थिति पर की गई, जो युद्ध की सबसे बड़ी तोपों की बमबारी थी। हैरानी है कि ब्रिगेडियर जनरल हेनरी जैक्सन हंट ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उनके सैनिक जितना संभव हो सके गोला बारूद बचाएंगे और 15 मिनट तक डटे रहने के बाद तोपखाने की शुरुआती बमबारी को सहन करेंगे। आदेश दिया गया कि पिकेट के सैनिकों की दिशा में 80 यूनियन तोपों से जवाबी फायरिंग की जाए, जो अभी भी एक कमजोर स्थिति में थे। खुले मैदान में ट्रीस की टुकड़ी की मदद से अतिरिक्त सेना आई और कॉन्फेडरेट हमला विफल हुआ। रक्षात्मक कार्रवाई से खतरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल लुइस ए आर्मिस्टेड की ब्रिगेड पिकेट के डिवीजन में यूनियन सेना में घुस गई। कॉन्फेडरेसी के उच्चतम बिंदु पर आर्मिस्टेड के सैनिकों ने अपने उत्तरी विरोधियों से हाथों हाथ लड़ाई की और राइफल, बायोनेट व पत्थरों से सामने आने वालों को मारा। आर्मिस्टेड ने यूनियन की तोपें उन पर चलाने की कोशिश की, लेकिन गोला बारूद न होने पर इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पिकेट के लोग हंट के जवाब का सामना नहीं कर सके और जनरल के डिवीजन के 2/3 सैनिक इस हमले में मारे गए। पिकेट के हमले का स्थान सैन्य और भौगोलिक रूप से ईस्ट कैवेलरी फील्ड कहलाने लगा। दूसरी मुठभेड़ यूनियन कैवेलरी के लिए हार थी, जिन्होंने कॉन्फेडरेट इन्फेंट्री पर हमला किया। जीत के बावजूद कैवेलरी की रणनीति और योजना में कमी थी। यह जगह साउथ कैवेलरी फील्ड के नाम से जानी गई। जनरल पिकेट द्वारा सेमेट्री हिल पर यूनियन पर हमला असफल रहा, लेकिन युद्ध अन्य मोर्चों पर जारी था। उसी समय जेब स्टीवर्ट की 3 ब्रिगेड वाली कैवेलरी डिवीजन जेनकिंस ब्रिगेड की मदद से कॉन्फेडरेट के बाएं मोर्चे की रक्षा को भेजी गई। अधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे इस मिशन का फायदा उठाकर यूनियन के दाहिने हिस्से को घेरें और पैदल सेना के पीछे तैनात होकर बढ़त हासिल करें। स्टीवर्ट के लोगों ने यूनियन सेना से मुकाबला किया। गेटिसबर्ग से 48 किमी उत्तर पूर्व में स्टीवर्ट की सेना की भिड़ंत ब्रिगेडियर जनरल डेविड मैकमर्टी, ग्रेग और किलपैट्रिक की डिवीजनों की कस्टर ब्रिगेड से हुई। युद्ध गतिरोध में खत्म हुआ, किसी पक्ष को बढ़त नहीं मिली। फिर भी यूनियन ने जीत का दावा किया, क्योंकि ग्रेग और कस्टर ने स्टीवर्ट की योजना विफल कर दी। सेमेट्री हिल के पीछे के पास ब्रिगेडियर जनरल जडस्टन किलपैट्रिक को पता चला कि यूनियन सैनिकों ने मोर्चा संभाला। कई कॉन्फेडरेट सैनिकों को मार गिराया और इलाके में घुसपैठ रोकी। उन्होंने बिग राउंड टॉप के दक्षिण पश्चिम में लॉन्गस्ट्रीट की कोर की इन्फेंट्री पर घुड़सवार सेना से हमला किया। स्क्वाड्रन अखाड़े की ओर बढ़ा, जो ऊबड़ खाबड़ और जंगल से घिरा था। ऐसी जमीन पर घोड़े मुश्किल में थे। उन्हें यह भी मानना था कि लॉन्गस्ट्रीट के लोग हथियारबंद हैं और जवाबी हमले की तैयारी में है। इस योजना का नतीजा दोनों पक्षों में भारी मौतों के रूप में निकला, खासकर यूनियन के लिए। ब्रिगेडियर जनरल एलोन जे फार्न्सवर्थ ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उन्हें कॉन्फेडरेट के ठिकाने पर हमला करने का आदेश मिला। फार्न्सवर्थ अपने कई सैनिकों के साथ 5 असफल छापों के दौरान मारे गए। गेटिसबर्ग की लड़ाई के अंत तक दोनों सेनाओं को लगभग 50,000 हताहतों का सामना करना पड़ा। रिपोर्टों के मुताबिक यूनियन ने 23,055 सैनिक खोए, 3,155 मारे गए, 14,531 घायल और 5,369 पकड़े या लापता हुए। उसी समय परिसंघ ने लगभग 23,231 नुकसान झेले, जिनमें 4,708 मारे गए, 12,693 घायल हुए और 5,830 पकड़े गए या लापता हो गए।
कई लेखक मानते हैं कि गेटिसबर्ग की लड़ाई सबसे क्रूर और घातक थी। इसकी पुष्टि होती है क्योंकि उन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जनरल घायल, मारे गए या लापता हुए। न केवल दोनों पक्षों के सैनिकों की मौतें दर्ज की गईं, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि संघर्ष के दौरान 3000 से 5000 घोड़े भी मारे गए थे। युद्ध के बाद 4 जुलाई की सुबह मेजर जनरल जॉर्ज मीड ने अपनी घुड़सवार सेना को तैयार कर रॉबर्ट ई. ली की सेना के पीछे भेजा। दोनों सेनाओं के बीच तनावपूर्ण गतिरोध के दौरान विक्सबर्ग शहर में कॉन्फेडरेट सैनिकों ने मेजर जनरल यूलिसिस एस एन ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह सुनते ही ली गेटिसबर्ग में पीछे हटे और घायल सैनिकों व घोड़ों को साथ ले गए। ली ने कैदी अदला बदली का प्रस्ताव दिया। आखिरकार मीड ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोपहर बाद ली के लोग हारकर वर्जीनिया लौट गए। मीड ने यूनियन कैवेलरी को उनका पीछा करने और वापसी सुनिश्चित करने भेजा और पहाड़ों में एक छोटी मुठभेड़ हुई। मॉन्टेरी पास पर, जहां ह्यू जडसन मारे गए, पैट्रिक की कैवेलरी ने 150-300 वैगन और 1300-1500 लोगों को बंदी बना लिया। 6 जुलाई तक लड़ाई जारी रही, जहां कैवेलरी बलों ने विलियम्सपोर्ट हैगरस टाउन, मैरीलैंड में पोटोमैक नदी के पास मुकाबला किया। इस समय तक जनरल ली की सेना घिर चुकी थी और मौसम की स्थिति के कारण पोटोमैक पार करने से रोकी गई थी। मीड की इन्फेंट्री ली के लोगों का पीछा करने और घात लगाने में माहिर थी, लेकिन राष्ट्रपति लिंकन के अनुसार वे अभी भी उतनी निर्दयी नहीं थीं। अभियान पोटोमैक नदी के दक्षिण में जारी रहा जब तक 23 जुलाई को मैनासस गैप की लड़ाई नहीं हुई। जनरल ली बच निकले और मीड ने पीछा रोक दिया। 19 नवंबर 1863 को राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग में नेशनल सेमेट्री उद्घाटन पर अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उस समय के प्रसिद्ध वक्ता एडवर्ड एवरेट ने पहले 2 घंटे का 13,000 शब्दों वाला भाषण दिया था। एवरेट का भाषण अच्छी तरह तैयार और विस्तारपूर्ण था, जिसमें प्राचीन ग्रीस, इंग्लैंड के गृह युद्ध व वॉर ऑन ऑफ रोजेस का उल्लेख था। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, जब हम इन शहीद नायकों की राख को विदाई देते हैं, सभ्य दुनिया में जब भी इस महान युद्ध की कहानियां पढ़ी जाएंगी और हमारे साझा देश के गौरवशाली इतिहास में दर्ज समय की अंतिम घड़ी तक गेटिसबर्ग की लड़ाइयों से संबंधित पृष्ठ से अधिक उज्जवल कोई पृष्ठ नहीं होगा। उद्धरण समाप्त। इसके बाद राष्ट्रपति लिंकन का नंबर आया, जो धैर्यपूर्वक बैठे रहे और फिर आगे बढ़कर अपना अब कुख्यात भाषण दिया, जो केवल 272 शब्दों का था। हालांकि शुरू में उन्हें कम शब्दों के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में इस भाषण को इतिहास के सबसे भावनात्मक और प्रभावशाली संबोधनों में से एक माना गया। लिंकन का गेटिसबर्ग संबोधन इस प्रकार है। उद्धरण 7 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पर एक नया राष्ट्र स्थापित किया। अब हम एक महान गृहयुद्ध में लगे हुए हैं, जो यह परख रहा है कि वह राष्ट्र या कोई भी ऐसा राष्ट्र जो इस तरह जन्मा और समर्पित हुआ हो, क्या लंबे समय तक टिक सकता है। हम उस युद्ध के प्रमुख युद्ध क्षेत्र पर एकत्र हैं। हम यहाँ उस मैदान के एक हिस्से को समर्पित करने आए हैं, ताकि वे लोग जिन्होंने यहाँ अपने प्राण दिए, उनके लिए यह अंतिम विश्राम स्थल बन सके, ताकि वह राष्ट्र जीवित रह सके। यह उचित है कि हमें ऐसा करना चाहिए, पर हम पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकते। हम इस भूमि को पवित्र नहीं कर सकते, हम इसे पावन नहीं बना सकते। जो बहादुर पुरुष यहाँ लड़े, चाहे वे जीवित हों या मृत, उन्होंने इसे पवित्र कर दिया है। हमारी सीमित शक्ति से कहीं अधिक न हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। दुनिया शायद ही ध्यान देगी या लंबे समय तक याद रखेगी कि हम यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने यहाँ क्या किया। यह हमारे लिए है कि हम यहाँ उस अधूरे कार्य के लिए समर्पित हों जिसे यहाँ लड़ने वालों ने नोबिलिटी के साथ आगे बढ़ाया है, बल्कि हमें यहाँ शेष महान कार्य के लिए समर्पित होना चाहिए कि इन सम्मानित मृतकों से हम उस उद्देश्य के लिए अपनी निष्ठा और बढ़ाए जिसके लिए उन्होंने अपनी अंतिम पूर्ण निष्ठा अर्पित की। कि हम यहाँ दृढ़ संकल्प लें कि ये मृतक व्यर्थ न मरे हों, कि यह राष्ट्र ईश्वर की छत्र छाया में स्वतंत्रता का नया जन्म पाए, जनता का, जनता द्वारा,
जनता के लिए शासन पृथ्वी से कभी नष्ट न हो। अगले दिन एवरेट ने लिंकन को बधाई दी और भाषण की सराहना करते हुए लिखा, काश मैं खुद को यह दिलासा दे सकता। मैं 2 घंटे में उस अवसर के विचार के उतना करीब नहीं आ पाया जितना आप 2 मिनट में आ गए। उद्धरण समाप्त। सारी खून खराबा, रणनीतिक लड़ाइयों और दोनों पक्षों की रणनीतिक कुशलता के बाद अंत में अमेरिकी गृहयुद्ध में यूनियन की ही जीत हुई। यह 9 अप्रैल 1865 को तब खत्म हुआ जब जनरल रॉबर्ट ई ली ने एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस, वर्जीनिया में यूनियन जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण किया। पश्चिमी सीमा पर कॉन्फेडरेट सैनिकों ने 2 जून को टेक्सास के गैल्वेस्टन में अंतिम समर्पण किया। अमेरिकी गृहयुद्ध पर कई काल्पनिक और वास्तविक कहानियां डॉक्यूमेंट्री या मनोरंजन के लिए कही गई हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, गेटिसबर्ग की लड़ाई को इस संघर्ष का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है और यह विश्व इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में हमेशा याद की जाएगी। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बड़े संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वह यूक्रेन में युद्ध हो या मध्य पूर्व में भड़क रही परेशानियां। इंसानों ने अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने से शायद कुछ न सीखा हो, लेकिन गेटिसबर्ग की लड़ाई में यह संदेश साफ दिखा।